आगे आता है बच्चों कुएं के जल को दूषित होने से बचाने के उपाय। ठीक है, इसमें क्या आएगा? कुओं से शुद्ध एवं स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए कुआं उसी भूमि में खोदना चाहिए जहाँ की मिट्टी सामान्य हो। सामान्य से अधिक लवण या क्षार विद्यमान होने की स्थिति में कुएं से अच्छा पानी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी भूमि में खोदे गए कुएं में खारा अथवा कसैला पानी भी प्राप्त होने की आशंका रहती है। फिर आता है कुआं सदैव पक्का बनाना चाहिए। कुएं के अंदर की दीवार तथा मुंडेर पक्की होनी चाहिए। इनसे बाहरी गंदा पानी कुएं में नहीं जा पाता। कुएं के आसपास की भूमि पर भी ईंटों का पक्का फर्श होना चाहिए। इस व्यवस्था से बाहरी गंदा पानी रिस कर कुएं में नहीं पहुंचता। कुएं के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए कपड़े धोने अथवा बर्तन मांजने का कार्य कुएं से कुछ दूरी पर किया जाना चाहिए तथा इन कार्यों में प्रयुक्त हुए पानी का बहाव भी कुएं की विपरीत दिशा में होना चाहिए। बाहरी गंदगी तथा कूड़े करकट को कुएं में गिरने से रोकने के लिए कुएं के ऊपर छतरी नुमा छत होनी चाहिए। कुएं से सदैव सावधानी पूर्वक साफ सुथरे बर्तन और सही विधि द्वारा ही जल निकालना चाहिए। कुएं के जल को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए कभी कभी कुएं की सफाई भी की जानी चाहिए। वर्षा ऋतु में अथवा किसी संक्रामक रोग के फैलने की आशंका होते ही कुएं में लाल दवा की समुचित मात्रा अवश्य डाली जानी चाहिए। इन उपायों एवं सावधानियों को ध्यान में रखकर बनाए गए कुएं को आदर्श कुआं कहते हैं। आपका ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आदर्श कुआं किसे कहते हैं। इसके बाद आता है शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए जल का उपयोग। क्या उपयोग है जल का? ठीक है, जैसे प्राणी मात्र के लिए प्यास एक मूलभूत शारीरिक आवश्यकता है जिसकी तृप्ति केवल जल द्वारा हो सकती है। नंबर 2, प्राणियों के शरीर की समस्त कोशिकाओं के निर्माण में भी जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। रक्त के संगठन में मुख्य भूमिका रहती है। शरीर के जो जल के द्वारा ही रक्त को तरलता प्राप्त होती है। शरीर के सभी भागों में रक्त का परिभ्रमण संभव हो पाता है। यदि किसी कारणवश हमारे रक्त में जल की कमी हो जाती है तो रक्त क्रमशः गाढ़ा हो जाता है और रक्त वाहिनियाँ जो हैं उनमें संचार की प्रक्रिया भी कठिन हो जाती है। फिर आता है सुचारू पाचन क्रिया के लिए भी जल उपयोगी होता है। जल की उपस्थिति में ही भोजन घुली हुई अवस्था को प्राप्त होता है। ठीक है, आहार का पाचन और शोषण संभव हो पाता है। जल के अभाव में आहार का पाचन संभव नहीं है। फिर नंबर 5, शरीर की समस्त क्रियाओं के संचालन के लिए शरीर के अंदर विभिन्न ग्रंथियां विद्यमान हैं। सभी ग्रंथियां हैं वे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न रसों का स्रावन करती हैं, मीन्स विभिन्न रस बनाती हैं और ग्रंथियों द्वारा बनाए जाने वाले रसों को तरलता प्रदान करने का भी कार्य जल द्वारा होता है। फिर आता है शरीर के तापक्रम के नियमन से भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर में विद्यमान जल शरीर के तापमान को बढ़ने से रोकता है। फिर आता है शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न विजातीय एवं हानिकारक तत्व उत्पन्न होते हैं। इन हानिकारक तत्वों का शरीर से उत्सर्जन आवश्यक होता है। जल इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। शरीर में विद्यमान जल विजातीय हानिकारक तत्वों को घोल लेता है तथा शरीर के उत्सर्जन तंत्र की सहायता से उन्हें शरीर के बाहर निकाल देता है। मलमूत्र एवं पसीने के रूप में भी जल की पर्याप्त मात्रा शरीर से विसर्जित हो जाती है, जिसमें विभिन्न हानिकारक तत्व घुली हुई अवस्था में विद्यमान होते हैं। इस प्रकार जल शरीर से हानिकारक तत्वों के विसर्जन के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। फिर आता है नंबर 8, शरीर की त्वचा की सुंदरता के लिए भी जल उपयोगी होता है। जल की समुचित सेवन करते रहने से हमारी त्वचा कोमल और चिकनी बनी रहती है। नंबर 9, शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए भी जल उपयोगी है। नियमित रूप से जल की समुचित मात्रा ग्रहण करते रहने से शरीर चुस्त रहता है और थकान और उदासीनता नहीं आने पाती। शारीरिक सफाई एवं स्वच्छता को बनाए रखने में भी जल सर्वाधिक उपयोगी होता है। शारीरिक सफाई का प्रमुख उपाय स्नान ही है और स्नान जल द्वारा ही किया जाता है। इस तरह से बच्चों आपका जो पाठ है
जल के स्रोत आपने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से स्रोत हैं और उनका क्या उपयोग है, और उनका जो जल है उनकी विशेषताएं क्या हैं, और उनको शुद्ध करने के मीन्स दूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, वह सब आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, अब आप इसके अच्छे से चैप्टर को ध्यान से और 1-2 बार पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। धन्यवाद।